कुछ थोड़ी सी रास की बात आप लोगों को बताता हूँ, फिर शुरू करूँगा। मैं बैठा था छगन भुजबल साहब के पास, मैंने कहा यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं साहब, तो मुझे किसका नाम लेना चाहिए, अगर कोई मुझे लिख के दे देगा तो मैं बोल दूँगा। वो मुझे सब नहीं, मैं कुछ को पहचानता हूँ, कुछ को नहीं भी पहचानता। तो मुझे उन्होंने हुक्म किया किसी को, और एक लिस्ट मेरे पास आ गई जो काफ़ी लंबी है। तो मैंने कहा कि भुजबल साहब ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो कहले ऐसा कीजिए कि आप मेरा नाम मत लीजिएगा, या लीजिए तो एंड में ले लीजिएगा। तो वो तो मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि मुझे अगले साल भी आना है। लेकिन ये कि मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि जब मैंने नाम गौर से पढ़े कि ये इतने बड़े लोग हैं और इतने रिस्पेक्टेड लोग हैं और इतने माननीय लोग हैं कि इनका नाम मैं लूँ तो इनके सम्मान में कोई इजाफा नहीं होने वाला, बढ़ने वाला नहीं, वो पहले से है, इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तो मैं जितने मंच पे बैठे हैं देवियों सज्जनों, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ और आगे बात शुरू करते हैं। जब मुझे ये इनविटेशन मिला, निमंत्रण मिला, तो मैंने बहुत अपने आप को सम्मानित भी महसूस किया, लेकिन साथ ही मन में एक शंका भी हुई कि मैं इस योग्य हूँ कि नहीं कि मैं मराठी साहित्य सम्मेलन में जाके बोलूं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने पढ़ा हुआ है कि पेशों के दरबार में भक्ति के कवि, अभंग, पवाडा, भारूड के माने हुए लोग होते थे, तो वहाँ शायर भी आया करते थे। और ये बात छत्रपति शिवाजी के दरबार के बारे में भी सच्ची है। तो मैंने कहा कि ये दरबार है मराठी साहित्य का, और मैं एक छोटा मोटा मामूली शायर, मैं इस दरबार में पूरे आदर, पूरे सम्मान के साथ जाता हूँ। आप लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम। नासिक की धरती को, नासिक के आकाश को मेरा सलाम, नाकिश के रहने वालों को मेरा सलाम। अजीब मुश्किल है, भाषा दुनिया में इसलिए बनी थी कि मैं बोलूं और आप समझें और आप बोले और मैं समझूं। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में भी और खुद अपने देश में भी कि भाषा ही बातचीत की दीवार बन जाती है। हमारे यहाँ इतनी भाषाएं हैं और दुनिया में इतनी भाषाएं तो हैं ही, हमारे देश में भी इतनी भाषाएं कि कितनी भाषाएं सीखेंगे आप। तो होता यह है कि धीरे धीरे हम लोग, जिसे संस्कृत में कहते हैं कूप मंडूक, हम वो हो जाते हैं। हम अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी, इसलिए कि भाषा सिर्फ बोलचाल की चीज नहीं है, भाषा वो गाड़ी है जिसमें संस्कृति चलती है। तो बस हम समझते हैं यही दुनिया है, और हम भूल जाते हैं कि इससे बाहर भी कुछ दुनिया है, इससे बाहर भी कोई भाषा है। मैं 19 बरस का था जब मैं मुंबई आया, महाराष्ट्र आया, नॉर्थ में रहता था। हमको तो हिंदी उर्दू पता थी, कुछ यूरोप की लिटरेचर पढ़ी थी, कुछ बंगाली उर्दू हिंदी में ट्रांसलेटेड थी वो पढ़ी थी, बंगाली क्लासिकल राइटर। मगर हम तो समझते थे कि हम हैं, हम जैसा तो कोई नहीं है। जो हमारी भाषा, जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारा फिक्शन है, जो हमारी पोइट्री है, उसके आगे कौन है भाई। यहाँ मेरे कुछ, जब मैं 19-20 साल का था, तो मेरे कुछ दोस्त मुझे एक मराठी प्ले देखने ले गए। मैंने कहा मेरी तो समझ में नहीं आएगा। कहले चलो हम तुम्हें बताते रहेंगे ना। मैंने वो प्ले देखा, शांतता कोर्ट चालू आहे। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारा है कि मैं कुर्सी से नीचे गिर गया, और मुझे अपने ऊपर शर्म आई कि मैं इस महान राइटर के बारे में कुछ जानता नहीं, जबकि मैं कैसे परिवार में पैदा हुआ था जहाँ लिटरेचर ही लिटरेचर था। मैंने उनके
विजय तेंदुलकर जी के दूसरे प्ले देखे, मेरे साथ बैठे रहते थे मेरे महाराष्ट्र, वो मुझे बताते थे, फिर जो नहीं समझ पाता था बाहर सुनता था, जब बाहर का सुना तो दोबारा जाके देखता था तो पूरा समझ में आता था। पीएल देशपांडे साहब से परिचित कराया। ऐसे इंसान हमने तो देखे नहीं थे, सुने नहीं थे, जो जैसे बोलते थे, जो कहते थे, तो आंखें खुल गई। अजीब बात है, जो मातृभाषा होती है आदमी की, उससे आदमी अतीत से वर्तमान में आता है। बचपन से ही पढ़ता है पुराने कवियों को, पुराने लेखकों को, उसके बाद नए नए आते रहते हैं, पढ़ता रहता है। लेकिन जो बाहर से आते हैं वो वर्तमान से अतीत में जाते हैं। सबसे पहले तो जो वर्तमान के राइटर हैं, वर्तमान के लेखक हैं, वर्तमान के कवि, उनसे उनका सामना होता है और उसमें उनकी रुचि तब पैदा होती है। तो मैंने सोचा कि ये जो लोग हैं ये कहाँ से आए हैं, इनका पीछे का सिलसिला क्या है। और ये मेरे 2-3 दोस्त हैं, एक शायद आपने नाम भी सुना होगा, अच्युत वजे, मराठी थिएटर के भी बड़े आदमी हैं, मराठी टीवी भी बहुत किया है, वाइस चांसलर भी रहे, पूना के पास एक यूनिवर्सिटी है उसके, उनकी पत्नी हैं, बहुत बड़ी पेंटर हैं वो। फिर हमारे एक सर्जन दोस्त हैं पूना में, आनंद जोशी साहब, वो भी बड़े रसिक आदमी हैं, उनको इतनी मराठी पोइट्री याद है जितनी मुझे उर्दू पोइट्री याद है, और वो मुझे सुना के समझाते रहे। तो मेरी तो एक अजीब हालत हो गई और मैंने समझा कि मुझे खजाना मिल गया। कुछ चीज़ें कभी कभी क्या होता है कि आप बैठे चेस खेल रहे हैं या शतरंज खेल रहे हैं या ताश खेल रहे हैं, एक आदमी पीछे से आता है, वो पीछे से देख रहा होता है, वो देख लेता है जो आप खेल रहे नहीं देख पाए। तो कुछ चीज़ें मैंने भी नोट की, समझी मराठी साहित्य के बारे में। एक तो चाहे वो 800 बरस हो या 400 बरस हो या 200 बरस हो, मराठी साहित्य का बड़ा राइटर वही है जिसने सिर्फ जनता से बात की है, जिसने ये नहीं बताया कि मैं कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं, जिसने वो फिलॉसफी नहीं छांटी जो एक आम आदमी की समझ में ना आए। वो आम इंसान से बात कर रहा था, वो चाहे संत तुकाराम हो, संत नामदेव हो, संत एकनाथ हो, और उससे पहले संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई और उनकी बहन मुक्ता देवी, ये 2 बातें एक आपको बताऊं, बड़ी अजीब, पता नहीं आप लोग के ध्यान में आई हैं कि नहीं। इनका एक पैरेलल तकरीबन उनके, वो तो 800 साल पुराने हैं, 400 साल बाद उधर बनारस में हुआ, जो थे महाकवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने रामायण की कथा अवधि में रामचरितमानस लिखी, गांव गांव फैल गई। संस्कृत तो सब नहीं जानते थे, लेकिन ये भाषा तो किसान की भाषा थी, मजदूर की भाषा थी, आम आदमी की भाषा थी। ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी कि तुमने आम आदमी तक ये बात पहुंचा दी। उनका सोशल बाइकॉट हो गया और उस पर उन्होंने एक चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो, कोहू की बेटी से बेटा न ब्याह, कोहू की जात बिगाड़ न चाहूं, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, लेबे का एक न देबे का 2, छोड़ दूंगा सबको। हम ये देखते हैं, ये बड़ा पैरेलल है कि जब कोई राइटर जनता को ज्ञान देने की कोशिश करता है, आम इंसान को जगाने की कोशिश करता है, उसको अच्छे संस्कार, उसको उसका ऐतिहासिक जो मिरास है, जो उसका गौरव है, उसे देने की कोशिश करता है, तो ये बात कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो बड़े लोग होते हैं, बादशाह, नवाब, राजे, महाराजे, जमींदार, जागीरदार, इनको
कला से बड़ी मोहब्बत रही है। और आज के भी जो हैं जमींदार जागीरदार अलग तरह के हैं, उन्हें भी कला से बड़ी मोहब्बत होती है। लेकिन कला इनको तब तक अच्छी लगती है जब तक ये खूबसूरत तस्वीरें बनाती है, जब तक ये चांद की, सितारों की, फूल की, भंवरे की बात करती है, जब ये शमा और परवाने का जिक्र करती है, जब ये मोहब्बत की बेचैनी, रातों के जागने का जिक्र करती है। मगर जब ये दिन के उजाले की बात करने लगती है, जब महफिल और दरबार से निकल के एक कवि, एक लेखक सड़क पे चलते हुए आदमी के चेहरे पे दुख पढ़ के लिखता है, जब फूल और सितारों और चांद के बजाय आंसू और पसीने की बूंदों का जिक्र आता है, तो फिर आप खतरनाक हो जाते हैं। पहले तो सिर्फ बुरे हुआ करते थे, अब तो एंटी नेशनल भी हो जाते हैं। किस्सा क्या है, हमारे देश में रोशनी के बहुत सारे आइलैंड हैं, टापू हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, वो एक दूसरे के बारे में जानते नहीं। दूसरी एक बहुत अहम बात जिस पे मराठी भाषा और मराठी समाज जितना भी गर्व करे कम है। संत ज्ञानेश्वर की एक बहन थी मुक्ता देवी, वो भी कविता लिखती थी, और ये आपको और मुझे मालूम है। यूरोप में तो कोई 800 साल पहले कोई लिखने वाली नहीं थी। एटीन सेंचुरी और 19th सेंचुरी, वो तो छोड़िए 800 साल की बात। फ्रांस में एक बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट जॉर्ज सैंड मर्द के नाम से लिखती थी। इंग्लैंड में एक औरत जॉर्ज एलियट के नाम से लिखती थी, बिग राइटर, मगर सूडोनिम से लिख रही। औरत कैसे लिख सकती है? 200-250 बरस पहले हमारे पास 800 साल पहले की कवित्री है, हम उस पर गर्व कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात, ये मामूली बात नहीं है। ये ब्रॉन्टे सिस्टर, ये 18-19 सेंचुरी की हैं। ये तीनों बहनों ने पहले पुरुष के नाम से लिखा, फिर वो बात खुल गई पब्लिशिंग हाउस से, और लोगों को मालूम हो गया कि ये नॉवेल्स औरतें लिख रही हैं। तो दुख से बताता हूं आपको, इसलिए कि इसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े राइटर्स के नाम हैं जिनमें से कुछ मुझे बहुत पसंद हैं। उन बड़े बड़े राइटर्स ने इन औरतों से कहा कि तुम्हें क्या अधिकार है लिखने का, बाकियों को तो छोड़िए। बड़े बड़े राइटर्स बोल रहे थे। अब ये हमारे यहां देखिए, हमारे ये भी थी, इसके बहुत बाद एक आई बहनिया देवी, वो भी थी, बाई बहनिया बाई, ये भी थी। हमारी मीरा तो इनके 400 साल, 350-400 साल पहले हुई, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि 800 बरस पहले सिवाय मराठी के हिंदुस्तान की किसी भाषा में कोई नॉन पोइटेस थी। तो हैरत की बात नहीं है कि हिंदुस्तान की पहली लेडी डॉक्टर जो है वो भी एक महाराष्ट्रियन थी। तो कहीं इस जगह की, महाराष्ट्र की सभ्यता में कहीं नारी के लिए दूसरी जगहों से ज्यादा, महिला के लिए दूसरी जगहों से ज्यादा इज्जत तो थी ना, कुछ तो था। अब हमारे दोस्त ने जिक्र किया अन्ना भाऊ साठे का, उन्हीं के बारे में मैं भी बोलना चाहता था। सवाल यह है, इससे पहले कि उनके बारे में हम बात करें, कि एक सवाल यहाँ बहुत से कवि, बहुत सारे लेखक बैठे हैं, ऐसा मुझे बताया गया है, और ये सवाल हम सबके सामने आता है कि साहित्य और पॉलिटिक्स, राजनीति का रिश्ता क्या है, और कितना गहरा है, और है भी कि नहीं है, और है तो कैसा है। मुझे कुछ लोग मिलते हैं
जो अभी भी बड़े प्यारे प्यारे गीत लिख रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां लिखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। मैंने उनसे कहा ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप कहें मैं पोल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अरे आप पोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो नहीं हो, सांस तो उसी की ले रहे हैं, वो तो आपके सिस्टम में जा ही रहा है। ये तो ऐसा है जैसे आप बीच नदी में खड़े हैं और पानी बढ़ रहा है, गले गले तक आ चुका है, आप कह रहे हैं मैं पानी में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अरे तुम इंटरेस्टेड नहीं हो भाई, वो पानी तो बढ़ रहा, वो तो तुम्हें डुबो भी सकता है। तो फिर क्या साहित्यकार को, कवि को, नॉवलिस्ट को साहित्य राजनीति में घुस जाना चाहिए, कमिट कर लेना चाहिए अपने आप को? वो भी गलत होगा। वो इसलिए गलत होगा कि हर पार्टी का विदाउट एक्सेप्शन एक डिसिप्लिन होता है, उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। आप ये कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते। ये मत कहना भाई तुम, जरा गड़बड़ होगी, हमें नुकसान हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक बांध होता है। मैं समझता हूं कि जनतंत्र के लिए जहां एक पार्लियामेंट ज़रूरी है, जहां असेंबली ज़रूरी हैं, जहां पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूरी हैं, जहां सत्ताधारी सरकार भी है, जहां ऑपोजिशन भी है, वहीं ऐसे नागरिक भी ज़रूरी हैं जो किसी भी बंधन में ना हो, जो वो बोल सके जो उनका दिल चाहे, जो वो लिख सके जो उनका दिल चाहे। साहित्यकार को किसी पार्टी का वफादार नहीं होना चाहिए। साहित्यकार को एक संस्कार का, एक आदर्श का और अपने देश का वफादार होना चाहिए। हम समझते हैं ये सही है, हम बोलेंगे, जिसे अच्छा लगे अच्छा लगे, बुरा लगे बुरा लगे। यह आज़ादी साहित्यकार के पास होनी चाहिए। और सच ये है कि यह आज़ादी चाहे आम नागरिक हो या कवि हो या लेखक हो, वो कम होती जा रही है। कलम ठिठक गए हैं, ज़बान लड़खड़ा रही है। शक्ति हमें मिलेगी एकता से। मैं समझता हूँ ये आप लोगों ने इतना बड़ा जलसा किया है, बधाई देता हूँ मैं आपको। और एक मेरी विनती है, काम कीजिए। जो 1936 में हुआ था, जहाँ अन्ना भाऊ गए थे, 1936 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी जिसका नाम था प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। उसका पहला जलसा लखनऊ में हुआ। उसको प्रिसाइड किया मुंशी प्रेमचंद ने। वहां पर मैसेज दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। वहां हर भाषा के, मराठी के, गुजराती के, हिंदी के, उर्दू के, बंगाली के, तमिल के, तेलुगु, हर जबान का राइटर था। और वहां रेजोल्यूशन पास हुआ कि आज से हमारा यह कलम मोहब्बत की कहानियां नहीं लिखेगा। आज से हमारा यह कलम फूलों की और तारों की तारीफ नहीं करेगा। आज से हमारा यह कलम हमारे देश की आज़ादी के लिए होगा। आज से हमारा यह कलम समाजी नाबराबरी के लिए होगा, से लड़ने के लिए होगा। आज से हमारा यह कलम नारी जाति के उद्धार और उसकी पावर के लिए, एम्पावरमेंट के लिए होगा। सारे राइटर इन्होंने और लिखा। एक वक्त था लेट 50s में कि जब एक सर्वे किया गया कुछ यूनिवर्सिटीज में कि आप प्रोग्रेसिव या लिबरल क्यों हैं, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने किसी इकोनॉमिस्ट को पढ़ा है, किसी सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ा है, हमने किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पढ़ा है। उन्होंने कहा हमने ये जो प्रगतिशील साहित्य है ये पढ़ा है, उससे हो गए हम, उससे हम सेकुलर हुए हैं, उससे हम लिबरल हुए हैं, उससे हमारे मन में महिला की इज्जत जागी है।